हम सोचते थे कि हमें निएंडरथल्स की पूरी कहानी पता है, जो प्राचीन मानव थे और बाद में आधुनिक इंसानों ने उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया। जिब्राल्टर की एक गुफा ने निएंडरथल्स के बारे में हमारे नजरिए को बदलने वाले सबूत दिए हैं। एक रहस्य जो 40,000 सालों से छुपा हुआ था, ये साबित कर सकता है कि निएंडरथल्स ज्यादा बुद्धिमान और हमारे जैसे थे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। सील 9 साल की खुदाई के बाद क्या मिला? 40,000 वर्षों तक वैनगार्ड गुफा के अंदर एक दीवार के पीछे कुछ छुपा हुआ था। ये कोई गिरी हुई चट्टान या प्राकृतिक मलबा नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर सील किया गया था। जब पुरातत्वविदों ने इसे आखिरकार 9 साल की खुदाई के बाद खोल दिया, तो वे एक ऐसे कक्ष में घुसे जो बिल्कुल भी नहीं छुआ गया था। आखिरी निएंडरथल के जिंदा होने के समय से ही यह अछूता था। उनके सामने एक और भी चौंकाने वाला रहस्य था। चूना पत्थर पर गहरे पंजों के निशान थे। ये शिकारी जानवरों की हड्डियां थीं, जो यहां नहीं होनी चाहिए थीं। वहां एक सीप भी थी, जिसे गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में लाया गया था, जहां पूरी तरह अंधेरा रहता है। कोई था जिसने इस कक्ष को सील कर दिया था, और अंदर कुछ ऐसा था जो बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। 9 साल की खुदाई के बाद यही खोज सामने आई। 9 सालों तक पुरातत्वविदों का एक समूह जिब्राल्टर की वैनगार्ड गुफा के सबसे गहरे हिस्से में काम करता रहा। प्रोफेसर क्लाइव फिनलेसन के नेतृत्व में, जो निएंडरथल व्यवहार अध्ययन के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने धीरे धीरे तलछट हटाई। हर परत पतली थी, हर मिट्टी की जांच हुई, खुदाई में मिली हर चीज देखी गई, हर सेंटीमीटर मापा गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की जिसने उनकी जांच रोक दी। फिर वैज्ञानिकों ने उसी चीज की पुष्टि कर दी जिससे टीम डरने लगी थी। और जब इसे पूरी तरह से खोला गया, तो उन्होंने एक कक्ष की खोज की जो गुफा की छत पर खुदा हुआ था। यह 13 मीटर गहरा था। यह लगभग 42 फीट की बंद और अछूती अंधकारमय जगह थी। यह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग था। यह वह तब से था जब ना तो फ्रांस और स्पेन में पहली गुफा चित्रकारी बनी थी, ना ही खेती या कोई सभ्यता शुरू हुई थी। और जब रास्ता खुला, तो उन्हें जो हवा मिली वो अलग थी, ठंडी, पुरानी, और उसमें हल्की सी जैविक पदार्थों की गंध थी, जो केवल तब बनती है जब कोई जैविक अवशेष बहुत लंबे समय तक बिना छुए अंदर पड़े रहते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार उस कक्ष में प्रवेश करना ऐसी खामोशी में जाना था जहां ना हवा थी, ना आवाज। एक कमरा जो स्थिर रहा, जबकि बाहर की दुनिया इतनी बदल गई कि पहचान में नहीं आती थी। ये शरण स्थल नहीं था। मानव की सुरक्षा के लिए 13 मीटर गहरे एक बंद चट्टान के हिस्से में जाने का कोई कारण नहीं था। वैनगार्ड गुफा समुद्र के किनारे स्थित है, और 40,000 वर्षों के बाद इसे खोजने का मौका मिला। जब पुरातत्वविद पहली बार कक्ष के अंदर गए, तो उन्होंने सबसे पहले ना तो हड्डियां देखीं, ना ही कोई कलाकृतियां, बल्कि खुद दीवारों को देखा। कक्ष के लगभग हर हिस्से में गहरी गहरी खरोंचें थीं, जो सीधे चूना पत्थर पर उकेरी गई थीं। ये साधारण सतही खरोंचें नहीं थीं, ये गहरी और लंबी नक्काशी थीं, जिन्हें बार बार पत्थर पर जोर से उकेरा गया था। चूना पत्थर पर इतनी गहरी निशानियां बनाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये सब निशानियां कक्ष के अंदर से बनी थीं। इसके बाद टीम को वहां लिंक्स, धब्बेदार लकड़बग्घा और ग्रिफॉन गिद्ध की हड्डियां मिलीं। ये तीनों अलग अलग शीर्ष शिकारी थे। इनकी हड्डियां एक साथ उसी कक्ष के अंदर मिलीं। ये जानवर आमतौर पर एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं होते। ये सभी एक ही इलाके के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लिंक्स और धब्बेदार लकड़बग्गा प्रतिद्वंदी हैं, वे एक जगह नहीं रहते। वहीं ग्रिफॉन गिद्ध एक बड़ा पक्षी है जो आमतौर पर बंद जगहों से दूर रहता है। ये समझाना मुश्किल है कि ये तीनों प्रजातियां एक ही गुफा में कैसे रहीं। शोधकर्ताओं ने सीधे समझाया। ये बात सबूतों से भी साबित होती है। शायद निएंडरथल ने ये जानवर वहां लाए हों। संभव है कि इन्हें शिकार अभ्यास अनुष्ठान के लिए कक्ष में लाया गया हो, ताकि जानवर के खास हिस्से निकाले जा सकें। प्रोफेसर फिनलेसन की टीम के अनुसार ऐसे सबूत हैं कि निएंडरथल अक्सर जानवरों के हिस्से इकट्ठा करते थे। खासकर ग्रिफॉन गिद्ध जैसे पक्षियों को नहीं खाया जाता था।
लेकिन उनकी बड़ी और अनोखी पंखों को पाना मुश्किल होता है और शायद इनका कोई खास इस्तेमाल होता था। ऐसा कोई कारण था जिसकी वजह से निएंडरथल इन जानवरों को गुफा तक लाने की मेहनत करते थे। धब्बेदार लकड़बग्घे को लाना तो और भी रहस्यमय था। धब्बेदार लकड़बग्गा एक शक्तिशाली जबड़ों वाला मृतभक्षी है जो हड्डियां तोड़ सकता है। ये कोई आम जानवर नहीं है जिसे गुफा में आसानी से लाया जा सके। वहां इसके रहने या मरने का सबूत भी नहीं है। लगता है इसे जानबूझकर वहां लाया गया था। फिर ध्यान गुफा की दीवारों पर बने खरोंचों की ओर गया। उस कक्ष के भीतर जो भी था उसने चूना पत्थर पर बार बार निशान उकेरे जब तक हाथों की ताकत चुक नहीं गई। जब पुरातत्वविद हड्डियों और उनके चारों ओर रहस्यमय निशानों की जांच कर रहे थे तो उन्होंने निएंडरथल के बारे में एक और विवरण देखा। आदिम कही जाने वाली एक प्रजाति द्वारा विकसित चूल्हे की रसायनिकी। गुफा के नीचे पुरानी तलछट की परतें हैं। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी चीज की खोज की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये एक हृदय या एक चूल्हा है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह खाना पकाने के लिए नहीं था। यह एक प्रकार की प्राचीन प्रयोगशाला थी जहां निएंडरथल मजबूत गोंद बनाते थे जिसे टार कहा जाता है, नियंत्रित गर्मी और थोड़ी ऑक्सीजन का उपयोग करके। इस प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान द्वारा नाम दिए जाने से भी 60,000 साल पहले। इससे भी अधिक अद्भुत है दिल की बनावट। अगर ये पहली कोशिश होती तो एक साधारण नाली ही काफी होती। जो संरचना मिली उसमें 2 नालियां, इंसुलेटेड दीवारें और सावधानी से निर्माण है। किसी ने इसका साधारण संस्करण बनाया, देखा कि वह प्रभावी नहीं था और समझा कि वह असफल क्यों हुआ। किसी ने इससे बेहतर विकल्प डिजाइन किया। यह सिर्फ स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं बल्कि पीढ़ियों से साझा किया गया ज्ञान है। किसी ने सिखाया, सीखा और इसमें सुधार किया और ये बार बार सैकड़ों सालों तक होता रहा। यूरोप के और भी ठंडे, कम संसाधनों वाले हिस्सों में दूसरे निएंडरथल बर्च की छाल का इस्तेमाल टार बनाने के लिए करते थे, लेकिन जिब्राल्टर में उनके पास ये सामग्री नहीं थी। इसलिए उन्होंने प्रक्रिया बदलकर गमराक रोज नामक स्थानीय जड़ी बूटी का उपयोग किया। इस तरह की अनुकूलन क्षमता के लिए प्रक्रिया के सिद्धांत को समझना जरूरी है, न कि सिर्फ पारंपरिक तरीकों का पालन करना। इसका मतलब है वे जानते थे यह कैसे काम करता है और इसे दूसरे माहौल में कैसे बदलना है। रासायनिक विश्लेषण का परिणाम और भी ज्यादा ध्यान देने योग्य था। साइट पर बनाए गए टार की गुणवत्ता अलग अलग उत्पादन घटनाओं में एक जैसी थी। यह कोई प्रयोग नहीं था, यह एक दोहराई जाने वाली भरोसेमंद प्रक्रिया थी जिससे वे समय के साथ समान परिणाम पाते थे। आज इसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। यह 60,000 साल पुराने उस तकनीक का हिस्सा है जिसे विज्ञान ने नकारा था कि निएंडरथल ऐसा कर सकते थे। टार जोड़ने में इस्तेमाल होता है। पत्थर की नोकें लकड़ी के शाफ्ट में लगाकर मिश्रित हथियार बनाए जाते हैं जिनके अलग अलग हिस्से सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर टार फेल हो जाए या पत्थर की नोक टूट जाए तो पूरा हथियार प्रभावी नहीं रहेगा। निएंडरथल जानते थे कि उपकरणों को बनाए रखना जरूरी है। वे तुरंत नुकसान पहचानकर उसे ठीक कर लेते थे। यही फॉरवर्ड प्लानिंग और सिस्टम्स थिंकिंग है जिन्हें हमें विकसित करने में समय लगा। ये एक ऐसी प्रजाति से आया है जिसे हमने लगभग 1 सदी तक कम आंका। द एंग्रेविंग चौवन स्ट्रोक्स गोरहैम्स गुफा के अंदर शोधकर्ताओं ने एक ऐसी चीज खोजी जो सीधे चूना पत्थर की चट्टान पर उकेरी गई थी। यह एक क्रॉसहैच पैटर्न है जिसमें रेखाएं व्यवस्थित रूप से एक दूसरे को काटती हैं। यह पत्थर पर प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, इसे नुकीले पत्थर के औजार से उकेरा गया था। वैज्ञानिकों ने परीक्षणतर इसकी उम्र 29,000 साल से अधिक पाई और उस समय आधुनिक मानव अभी तक यूरोप के इस हिस्से में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि इस डिजाइन को बनाने के लिए कितनी हरकतें करनी पड़ी। नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों रेखाओं में 54 से अधिक अलग अलग स्ट्रोक्स नहीं थे। ये रेखाएं औजार के इस्तेमाल से दुर्घटनावश नहीं बनी थीं। हर रेखा के बाद बनाने वाला रुकता था। वह अपने बनाए हुए को देखता था, फिर आगे रेखा बनाना जारी रखता था और उसने ऐसा 54 बार किया। जब शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को दोहराया तो उन्होंने एक और चीज खोजी। वे हर एक रेखा के बिल्कुल सही क्रम का पता लगाने में सफल रहे। सबसे पहले मुख्य रेखाएं बनाई गईं, फिर बीच के खाली हिस्सों को भरने के लिए दूसरी रेखाएं जोड़ी गईं,
यह बारीकी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि बनाने वाले के दिमाग में पूरा डिजाइन पहले से तैयार था। उसे पता था कौन सा डिजाइन बनाना है। जब पता चला कि ये कहाँ मिला तो खोज और अद्भुत लगने लगी। ये गुफा के प्रवेश द्वार के पास नहीं था। ये नक्काशी गुफा के उस हिस्से में मिली थी जहां तक सूरज की रोशनी शायद ही पहुंचती हो। इसका मतलब है कि 54 स्ट्रोक बनाने वाला इंसान अंधेरे में काम कर रहा था। केवल 2 ही संभावनाएं हैं। संभव है कि उसे डिजाइन पूरी तरह से याद था और उसने इसे सिर्फ याददाश्त और एहसास के सहारे बना दिया, या उसने नक्काशी करते समय कृत्रिम रोशनी का उपयोग किया। दोनों ही मामलों में सतर्क योजना और स्पष्ट इरादे जरूरी हैं। यह निएंडरथल की क्षमताओं को लेकर मानी जाने वाली धारणा से मेल नहीं खाता। कई दशकों तक अमूर्त प्रतीकों और अर्थपूर्ण पैटर्न बनाने की क्षमता को आधुनिक इंसानों और अन्य मानव प्रजातियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर में से एक माना जाता रहा है। यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से माना जाता है कि हमारी सोच का स्तर ज्यादा ऊंचा है। पुराने नजरिए के अनुसार निएंडरथल प्रतीकात्मकता तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन यहाँ एक समस्या है। गोरहैम्स गुफा की नक्काशी वहां पहले से मौजूद थी, इससे पहले कि आधुनिक इंसान इस क्षेत्र में आए। ये एक निएंडरथैल ने अंधेरे में और 54 स्ट्रोक्स के जरिए बनाया था। प्रोफेसर फिनलेसन के अनुसार, जो इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता थे, उन्होंने नक्काशी के असली मतलब पर साफ कहा कि उन्हें नहीं पता ये कला है या सिर्फ डूडल। ये स्पष्ट है कि ये अमूर्त डिजाइन 39,000 साल से भी पहले जिब्राल्टर के पास द बुरियल्स में बनाई गई थी, जब आधुनिक इंसान नहीं थे। गुफाओं ने हमें सीलबंद कमरे, जटिल उपकरण और अंधेरे में उकेरे गए प्रतीक चिन्ह दिए हैं, लेकिन यूरोप में अन्य निएंडरथल स्थलों से और भी ठोस सबूत मिले हैं। ये सबूत उनके मृतकों के साथ व्यवहार को दिखाते हैं, न कि तकनीक या कला को। वे अपने मृतकों को यूं ही नहीं छोड़ते थे। उन्होंने उन्हें वहीं नहीं छोड़ दिया जहां वे गिरे थे। उन्होंने उन्हें दफनाया, और उन्होंने यह बहुत सावधानी से किया। शानीदार गुफा, जो उत्तरी इराक में है, वहां एक निएंडरथल के अवशेष मिले हैं जिसकी उम्र लगभग 60,000 साल आकी गई है। जब वैज्ञानिकों ने शव के आसपास की मिट्टी की जांच की तो उन्हें विभिन्न प्रकार के फूलों वाले पौधों के पराग की उच्च सांद्रता मिली। ये पौधे गुफा के अंदर नहीं उगते। इसका मतलब है कोई इन्हें बाहर से लाया और जानबूझकर मृतक के पास रखा। अगर यह व्याख्या सही है तो यह दुनिया के इतिहास में सबसे पुरानी ज्ञात कब्र में रखी गई भेंट हो सकती है। लेकिन केवल फूल ही महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। इसे जमीन पर नहीं बल्कि सावधानी से व्यवस्थित किया गया था। घुटने छाती के पास थे और बाजुओं को सलीके से रखा गया था। इसे एक उथली कब्र में रखा गया जो खास इसीलिए खोदी गई थी। किसी ने तय किया मृतक को कब्र में कैसे पहुंचाया जाए। किसी ने कब्र खोदी और किसी ने शरीर को व्यवस्थित किया। फ्रांस के लाफेरासी में कुछ निएंडरथल एक साथ दफनाए हुए पाए गए। वहां बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। एक ही जगह के भीतर अलग अलग कब्रें थीं, जैसे कि दफनाने वालों ने कोशिश की हो कि एक परिवार को मृत्यु के बाद भी एक साथ रखा जाए। अन्य जगहों पर भी मृतकों की हड्डियों पर लाल गेरू लगाया हुआ पाया गया। गायब होना पूरे यूरोप में एक पैटर्न बार बार पुरातात्विक रिकॉर्ड में उभरता है। हर उस क्षेत्र में जहां आधुनिक इंसान पहुंचे, वहां धीरे धीरे निएंडरथल की मौजूदगी के निशान भी गायब होने लगे। ये सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ, ये बार बार महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हुआ। हर बार जब आधुनिक इंसान किसी नए इलाके में पहुंचते हैं, वहीं निएंडरथल के निवास के सबूत भी खत्म हो जाते हैं। इस पैटर्न की इतनी ज्यादा समानता के कारण वैज्ञानिकों के लिए इसे सिर्फ एक संयोग के रूप में समझाना मुश्किल हो गया है। एक और अहम बात यह है कि दोनों मानव प्रजातियां न सिर्फ मिलीं, बल्कि उनके बीच संबंध भी बने। हम ये जानते हैं क्योंकि आज भी हम उनके आनुवंशिक विरासत को अपने साथ लिए हुए हैं। ज्यादातर लोग जिनकी वंशावली उप सहारा अफ्रीका से नहीं है, उनमें लगभग 1 से 4% निएंडरथल डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब है कि अतीत में कुछ मौकों पर निएंडरथल और आधुनिक इंसान सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, उनके बीच संतानें हुईं और उन्हीं संतानों के निशान उनके जीन में आज भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद केवल एक ही प्रजाति एक अलग आबादी के रूप में आगे बढ़ी, दूसरी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। निएंडरथल के अंतिम चरणों से कुछ अवशेष मिले हैं,
जिनमें तेज हथियारों से लगी गंभीर चोटों के निशान दिखाई देते हैं। ऐसी चोटें जिन्हें जंगली जानवरों के हमले का नतीजा नहीं माना जा सकता, बल्कि ये ऐसी चोटें हैं जो शायद दूसरे इंसानों के साथ संघर्ष के कारण हुई हों। यह इससे साबित नहीं होता कि दोनों प्रजातियों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था, लेकिन यह दिखाता है कि कभी-कभी हिंसक टकराव जरूर हुए थे। जब ये सब हो रहा था, एक और संकट धीरे-धीरे उनकी दुनिया को बर्बाद कर रहा था। जिब्राल्टर में निएंडरथल के समय गुफाओं के सामने का मैदान बहुत फैला हुआ था। वर्तमान समुद्र तट से 4 किलोमीटर से भी ज्यादा सूखी जमीन फैली हुई थी। वह जंगल, घास के मैदान और वे जानवर थे जिनका वे शिकार करते थे। वही उनकी हजारों सालों की जिंदगी की बुनियाद थी। लेकिन जैसे जैसे आखिरी हिमयुग खत्म होने लगा, समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके पुराने शिकार के इलाके डूबने लगे। उनके घूमने की जगह कम होती जा रही थी। हर पीढ़ी ने देखा कि पानी धीरे धीरे करीब आता गया, जब तक उनके पास जाने की जगह नहीं बची। एक तरफ आधुनिक इंसानों की बढ़ती आबादी थी, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ समुद्र था। दो संकट एक साथ आ गए थे। और निएंडरथल वे लोग थे जो टार बनाते थे, वे प्रतीक बनाते थे। वे अपने मृतकों को रस्म के साथ दफनाते थे और गुफाओं की गहराई में शंख लेकर जाते थे। वे धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए, जब तक कि यूरोप के आखिरी रहने योग्य हिस्से में नहीं पहुंच गए, जब तक कि कोई नहीं बचा। वास्तव में जो खो गया वह सिर्फ उनकी आबादी नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति थी, उनकी कहानियां, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास, उनके प्रतीक। वह ज्ञान जो उन्होंने सैकड़ों हजार वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया था। ये सब कुछ अगर हम दुनिया के इतिहास की लंबाई से तुलना करें तो एक पल में ही गायब हो गया। 40,000 वर्षों तक वैनगार्ड गुफा का कमरा बंद और शांत रहा। जब जलवायु बदल रही थी, जब सभ्यताएं उभर रही थीं, जब साम्राज्य बनाए और गिराए जा रहे थे, जब इंसान पृथ्वी का चेहरा बदल रहा था, तब भी ये अंधेरे में छुपा रहा। और जब आखिरकार इसे खोला गया तो अंदर जो मिला वो ना तो सोना था, ना ही कोई धन दौलत, बल्कि एक संदेश था, एक ऐसे संसार से जो बहुत पहले गायब हो चुका था। ये उन लोगों का रिकॉर्ड था जिन्हें नहीं पता था कि वे अपनी प्रजाति की आखिरी पीढ़ी हैं। शायद यही वैनगार्ड गुफा से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक है। वे लोग जिन्होंने उस कमरे को सील किया था, जो शंख को गुफा की गहराई में ले गए, जिन्होंने पत्थर पर चिन्ह उकेरे और अपने मृतकों के पास फूल रखे, वे आधुनिक इंसान का कोई साधारण या निम्न संस्करण नहीं थे। वे मानवता की एक अलग शाखा थे। उनकी अपनी जानकारी थी, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनका दुनिया को समझने का अपना तरीका था। और जैसे जैसे पुरातत्वविद गुफा के नीचे और गहराई में खुदाई करते हैं, संभव है कि हम और भी बहुत कुछ खोजें। एक कहानी के टुकड़े जो समय के साथ लगभग मिट गए, लेकिन अंधेरे से बार बार उभर आते हैं।